ओके बच्चे, फाइनली वी आर लाइव। कल जो टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हमने कुछ प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक आर्टिकल 72 है, सजा माफी की शक्ति। आर्टिकल 74 है, सलाह व सहायता देने की शक्ति मंत्री परिषद की। फिर लोकतंत्र जिन स्तंभों पे काम करता है वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, सोशल नेटवर्क, ये अलग से है, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक का काम कानून बनाना, दूसरे का काम देश में कानून लागू करना, और कानून गलत है कि सही उसकी जांच करना न्यायपालिका का काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखी जाएगी कि कार्यपालिका अपनी तरफ से जो भी बनाएगी उसको परमानेंट करने के लिए विधायिका की जरूरत होगी। इसलिए एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका दो तरह की होती थी, स्थायी, अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका वो जो 5-5 साल के बाद बदल रही है, और स्थायी वो जो सचिव टाइप होते हैं, आईएएस वाईएएस। अल्टीमेटली इस देश को चलाने का काम जो है इन्हीं का होता है। और फिर हमने देखा कि एक अनुच्छेद 123 है जो अध्यादेश निकालने की शक्ति देता है। अध्यादेश क्या होता है? एक ऐसा कानून बनाने की शक्ति जिसमें जब कोई सत्र ना हो, लोकसभा राज्यसभा काम ना कर रहे हो, तो वो बना सकते हैं। और उसमें हमने सारी कहानी देखी कि कम से कम 6 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 हफ्ते के लिए आपका अध्यादेश चल सकता है। और 6 महीने 6 हफ्ते को हम लोग 7 महीने 2 हफ्ते के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज का जो टॉपिक है हमारा इमरजेंसी पावर का है, यानी आपातकालीन शक्ति का है। ये भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हो गई। इस आपातकालीन शक्ति में हम सबसे पहले जिस आर्टिकल की बात कहते हैं वो है 352। बेसिकली आपातकालीन शक्ति जो है 352 से 360 के बीच में है। अब लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात जो है वो लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय क्या होता है सर? राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है कि जैसे कि मैं अगर अपने प्यारे भारत की बात करूं, तो भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगेगा दो तरीके से लगेगा सर। पहला कारण हो सकता है बाहरी, और दूसरा कारण हो सकता है आंतरिक। एक कारण है आंतरिक, दूसरा कारण है बाहरी। बाहरी कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाए, मतलब युद्ध हो जाए अगर, तो बाहरी कारण मान लिया जाएगा। और आंतरिक कारण बताया गया था मतलब जब संविधान बना था तब यहां लिखा गया था आंतरिक गड़बड़ी। देखिए हमारे कानून व्यवस्था के अंदर है ना, एयर गुड़गांव आली, अरे बाप रे, इतना खतरनाक नाम। ऐसे नाम कौन रखता है बेटा? माँ बाप ने कितना अच्छा नाम रखा होगा आपका, और आप क्या नाम रख रहे हैं अपने साथ। खैर, समझा के तो कोई फायदा है नहीं। लेट होने का कारण है कि मेरी ऑलरेडी एक क्लास चलती है पॉलिटी की, तो वो बेसिकली यूपीएससी की होती है, तो उसमें डिले हो गए लगभग 1.25 घंटे, तो इसलिए है ना थोड़ा लेट है। बेसिकली जो क्लास 2:30 बजे होनी थी वो 3 बजे स्टार्ट हुई, तो इसलिए इतना डिले होना हो गया, तो उसके लिए माफ़ी। वापिस चलते हैं। अब चलते कहाँ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल में ये दे रहा था कि जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है ना, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर क्रिमिनल का अपराध काफी संगीन है तो उसको जेल में रखा जाए, लेकिन वो अपराधी जो है किसी नोट तिकड़म लगा करके जेल से बाहर आ ही जाता है। तो इसका मतलब हमारे कानून में कुछ गड़बड़ियां हैं, और इसी का फायदा जो है क्रिमिनल उठाते हैं। बस आप यही समझ लीजिए कि भारत के संविधान में भी कुछ गड़बड़ियां कभी ना कभी देखने को मिल जाती है, और वही एक गड़बड़ी थी आंतरिक गड़बड़ी। संविधान ने क्या लिखा कि भाई इस देश में ना इमरजेंसी लग सकती है कब? जब आंतरिक गड़बड़ी हो। अब सवाल, आंतरिक गड़बड़ी किसे कहेंगे सर? वो तो लिखा नहीं है, क्योंकि संविधान में चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, और ये शब्द अस्पष्ट है। यहाँ चीजें स्पष्ट हो गई कि युद्ध होगा। युद्ध कैसे होगा भाई? आपके ऊपर है ना चाइना ने हमला कर दिया, आपके ऊपर नेपाल ने हमला कर दिया, श्रीलंका ने हमला कर दिया, म्यांमार ने हमला कर दिया, युद्ध हो गया। दो कोड़ी के देश पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया, तो सर ये क्या हुआ? ये बाहरी
मामला है, बाहर से हो रहा है, और क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो युद्ध वाली सिचुएशन में तो ऑटोमेटिकली है ना इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो सकती है ना। और फिर आंतरिक गड़बड़ी में तो सर कुछ पता ही नहीं चल रहा, आंतरिक गड़बड़ी किसे मानेंगे। अरे सर आप लेट आए हैं, आज क्लास थी 3:30 बजे, आप लेट आए लगभग 1 घंटा, है ना। तो क्या हुआ, आंतरिक गड़बड़ी। तो सर ये से आंतरिक गड़बड़ी मान लो बेटा आंतरिक गड़बड़ी। अच्छा सर, आप जब क्लास लेते थे तो आपके ऊपर ना ये लीसो का टैग नहीं होता था, आज ये लीसो का टैग है, क्या ये आंतरिक गड़बड़ी मान लो भाई, तुम्हारी मर्जी। सर ये लाइट जल रही है, बंद कर दो, क्योंकि लाइट जलना मतलब आंतरिक गड़बड़ी। अच्छा लाइट बंद कर दूं तो फिर कहोगे सर ये भी आंतरिक गड़बड़ी। अब देखो किसी को भी आंतरिक गड़बड़ी मान सकते हो, क्योंकि ये लूप होल है, ये कमजोरी है संविधान के, और इसी का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने, आंतरिक गड़बड़ी का ही फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने क्या लगाया, इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक रूप से। तो आज तक राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लग चुके हैं सर, बाहरी रूप से तो 2 बार लग चुके हैं, और आंतरिक रूप से 1 बार लग चुका है। इस तरीके से टोटल मेरे पास जो है 3 बार आपात लग चुका है, नेशनल इमरजेंसी देश में 3 बार लग चुका है। राजेश जी राम राम, समझ में आ गई कहानी, 2 बार बाहरी रूप से, 1 बार आंतरिक रूप से। बाहरी रूप से कब सर, 1962 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ, और 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब आप कहोगे कि सर एक शायद आप भूल रहे हैं, 1965 में भी सर युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और 1999 में भी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। आपने इन दोनों को क्यों नहीं मेंशन किया, मतलब इस दौरान इमरजेंसी नहीं लगी थी, नहीं लगी थी। 1999 में तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि भारत में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, तो नहीं लगी। लेकिन 1965 में क्यों नहीं सर, 1965 का तो दौर बड़ा भयंकर था, तो उसमें तो लगनी चाहिए थी। अच्छा मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगी उस दौरान। फिलहाल के लिए राष्ट्रीय आपात लग गई। अच्छा राष्ट्रीयपात कौन लगाएगा, अरे सर राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो राष्ट्रपति ही तो लगाएगा। अच्छा कैसे लगाएगा राष्ट्रीयपात, देखो राष्ट्रीयपात आज आपको समझना होगा, आज राष्ट्रीयपात कैसे लगेगा। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीयपात लगाएगा बच्चे, राष्ट्रपति को लगाने के लिए बोलेगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अकेले नहीं कहेगा, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समर्थन को लेकर के जाएगा, कैबिनेट मंत्री के समर्थन के साथ पीएम प्रेसिडेंट को बोलेगा कि भैया लगाइए इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देगा। यानी कैबिनेट मंत्री के बिना इमरजेंसी नहीं लग सकती इस देश में। अब आपसे सवाल है, एक बात बताओ बच्चे, भारत के संविधान में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किस आर्टिकल में, आप फट से आंसर करना। सर भारत के संविधान में सिर्फ एक ही जगह कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल है, वो है आर्टिकल 352 में। जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो कैबिनेट मंत्रियों के कहने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा बेटा 1975 में, सॉरी हाँ 1975 में जब आंतरिक रूप की गड़बड़ी को देखते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी, ये 1975 में लगाई गई थी, तो सर उसमें इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रपति को बोला कि लगा दो, राष्ट्रपति ने लगा भी दिया। मतलब इंदिरा गांधी के कहने भर से लगा दिया, यानी कैबिनेट मंत्रियों की कोई अप्रोच ही नहीं रखी, कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात ही नहीं, मेरे शब्दों में कहूं तो कोई औकात ही नहीं थी कैबिनेट मंत्रियों की। बेचारे तो आए थे वो यही मुंह देखने, वही यही दिन देखने के लिए थोड़ी आए थे कैबिनेट मंत्री, वो तो बेचारे ये सोच के आए थे कि यार हम तो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे पास पावर है। देखो इंदिरा गांधी ने तो पावर कैसे तैसे कर दी उसकी। तो आगे जाकर के भारतीय संविधान में सर संशोधन होगा। संशोधन कब होगा सर, 1977 में कांग्रेस या इंदिरा गांधी इमरजेंसी को हटा देगी। 77 में चुनाव होंगे सर, और उस चुनाव में मोरारजी देसाई या जनता पार्टी जो होगी, जनसंघ जो पहले कहलाती थी सर, उस पार्टी की सरकार आ जाएगी। वो पार्टी देखेगी कि इंदिरा गांधी ने गड़बड़ी की, इमरजेंसी लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया इस शब्द का और लगा दी इमरजेंसी। तो अब वो क्या कहेंगे, भैया ये शब्द को खत्म कर दो, नहीं तो ये शब्द आगे फिर गड़बड़ी करेगा, फिर कोई प्रधानमंत्री आएगा और वो लगा देगा इमरजेंसी। एक काम करो, इसकी जगह एक शब्द का इस्तेमाल करो, और वो शब्द है सशस्त्र विद्रोह। आगे आंतरिक कारण कौन सा माना जाए, आंतरिक गड़बड़ी नहीं माना जाएगा, आगे कारण माना जाएगा आंतरिक विद्रोह का, सॉरी सशस्त्र विद्रोह होगा। सशस्त्र विद्रोह का क्या मतलब है सर, भाई जनता हथियार लेकर के खड़ी हो जाए सरकार के खिलाफ, यह है सशस्त्र विद्रोह का मतलब आप और मैं सरकार के खिलाफ हथियार लेके खड़े हो गए, ठीक है।
और ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ सर 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमने आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह नाम का एक शब्द लगा दिया। ठीक है साहब? ठीक है सर, लग गई इमरजेंसी। अच्छा सर, लग गई इमरजेंसी, अब क्या होगा? अगर इमरजेंसी लग गई है बच्चे, दो चीजें होने वाली है। सबसे पहले सर, जो हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दे रखे हैं ना, इन मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। खात्मा नहीं, निलंबन। मतलब जब तक इमरजेंसी है तब तक इमरजेंसी है तब तक निलंबन रहेगा। जैसे इमरजेंसी खत्म, वापस मौलिक अधिकार आपको और मेरे को मिल जाएंगे। यानी शब्द का इस्तेमाल समझिए, सस्पेंशन है, एंड नहीं है। और दूसरी चीज, राज्य सरकारों की शक्ति खत्म। अब जैसे कि राज्य सरकार के पास शक्ति है ना, राज्य सरकार के पास कौन शक्ति है? अरे सर, वो जो खट्टर काका बैठे हुए हैं ना सीएम के पद पे, तो खट्टर काका की कोई पूछ ही नहीं होगी अगर इमरजेंसी लग गई तो राज्य सरकार जीरो हो जाएगी इस दौरान। ठीक है? तो जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी, ये दो चीजें होती हैं बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ये तो हमने कर लिया कि कैसे लगेगी, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ प्रेसिडेंट को बोलेगा। ठीक है? तो सर एक बात बताओ, भारत का राष्ट्रपति क्या पूरे भारत में इमरजेंसी लगा सकता है, या फिर भारत के किसी एक हिस्से में इमरजेंसी ही रह सकती है? जरूरी है कि पूरे भारत में इमरजेंसी लगाना पड़ेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो राष्ट्रीय आपात है संपूर्ण भारत या किसी विशेष क्षेत्र में। भाई अगर पूरे भारत में लगाना है तो पूरे भारत में लगाओ, और लगे कि भाई पूरे भारत की जगह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाना है तो आप उसमें भी लगा सकते हो। अब जैसे पूरे भारत में लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में लगाने की जरूरत है तो वो हो सकता है सर। दक्षिण भारत में लगाने की जरूरत है तो हो सकता है सर। पूरे भारत में लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि पूरे भारत में या फिर किसी विशेष क्षेत्र में लगाना है, तो ये राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेगा। ठीक है बेटा, इमरजेंसी किसने लगाई? सर इमरजेंसी तो भारत के राष्ट्रपति ने लगाई। ठीक है, और कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? सर वो भारत का राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, और कार्यपालिका जब अपनी तरफ से कोई चीज करेगी तो क्या वो स्थायी होता था क्या? नहीं, स्थायी करने के लिए मुझे किसकी परमिशन की जरूरत होती थी? विधायिका की। तो मैंने क्या बताया? एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। मतलब कोई भी चीज जिसे उसे परमानेंट करना है उसके लिए उसे किससे पूछना पड़ेगा? विधायिका से। और विधायिका क्या मतलब है सर? लोकसभा राज्यसभा। ये मैंने कहानी कल पढ़ाई थी, आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आगे बस इतना ध्यान रख लेना, एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। बस मैं जब ये बात बोल रहा हूँ मतलब मैं ये बात कह रहा हूं। आ जाओ पेज नंबर 63 पे। ये क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। यहां बेटा किसने इमरजेंसी लगाई? प्रेसिडेंट ने। तो क्या विधायिका के बिना अप्रूव के आप इमरजेंसी लगा सकते हो? हाँ सर, लेकिन परमानेंट नहीं होगा, मतलब उसको टेम्परेरी रखा जाएगा। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति जब अपनी इमरजेंसी पावर का यूज करेगा तो उसकी इमरजेंसी 1 महीने के लिए ही वैलिड रहेगी। अगर इस 1 महीने में विधायिका ने अपना समर्थन नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर अगर विधायिका ने अपना समर्थन दे दिया तो फिर ये सर कितने महीने के लिए वैलिड रहेगी? फिर कुल 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी। कुल 6 महीने के लिए। मान के चलो कि 1 महीने का जो लास्ट दिन था उसी दिन विधायिका ने समर्थन दे दिया। विधायिका ने समर्थन दे दिया मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने भी इस पे मोहर लगा दी कि राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी लगाई है वो ठीक लगाई है।
तो 1 महीने ऑलरेडी चल चुका था, अब कितने महीने और चलेगा? अब 5 महीने और चलेगा, तो इस तरीके से टोटल 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 1 महीने पहले चल चुका था, 5 महीने चला, तो 6 महीने हो गए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद भी मुझे इमरजेंसी बढ़ानी है, तो यही लोकसभा राज्यसभा इस 6 महीने के खत्म होने के पहले ही फिर से 6 महीने को बढ़ा देगी। यानी अब विधायिका अगर चाहे तो अगले 6 महीने के खत्म होने से पहले ही उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए 6 महीने खत्म होने से पहले ही। और इस तरीके से सर इसे खींचते 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 6 6 महीने इसे खींचते खींचते कितना खींच सकते हो इसे आप? सर इसे हम लोग इन्फिनिटी टाइम तक खींच सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी तो सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड रहेगी, और अगर उस पर विधायिका ने अपना समर्थन दे दिया तो वो इन्फिनिटी टाइम के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन इसके लिए उसे हर 6 6 महीने बाद उसे बढ़ाना पड़ेगा। कहानी खत्म हुई? नहीं सर, अभी खत्म नहीं हुई। अब समझिएगा, 1962 में बेटा युद्ध हुआ था चाइना के साथ, यस। 1971 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ, यस। 65 में युद्ध हुआ था, 65 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, यस। अब समझो, जब 1962 में इस देश में नेशनल इमरजेंसी 352 लगाई गई, तो कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा बेटा? इसका मैक्सिमम टर्म कितना है? इसका मैक्सिमम टर्म सर कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी टाइम। मतलब संसद जब तक चाहे, विधायिका जब तक चाहे इसे खींच सकती है। तो 1962 की जो इमरजेंसी है वो खत्म कब हुई थी? साल 1967 में। 62 में जो आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, वो खत्म कब हुई थी? 67 में। लेकिन इस बीच में 65 में भी लड़ाई हो गई, बोलो हाँ या ना? तो बच्चे जब 62 में इमरजेंसी लगी ही थी, तो 65 में अलग से इमरजेंसी लगाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, इसलिए 65 में इमरजेंसी नहीं लगी। ठीक है, आ जाओ इधर। सर 71 में इमरजेंसी लगी, हाँ। 71 की इमरजेंसी कब खत्म हुई? 77 में। लेकिन 1975 में तो आप कह रहे हो कि आंतरिक कारण से एक इमरजेंसी बन लगी, हाँ ये लगी थी भाई। क्यों 1975 में क्यों लगी? देखो, 1971 में इमरजेंसी किस कारण से लगी थी? बाहरी कारण से। और 1975 में इमरजेंसी किस कारण से लगी थी? आंतरिक कारण से। तो कारण दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? हाँ। तो अगर कारण अलग है, ये बाहरी कारण है, ये आंतरिक कारण है, तो जब कारण अलग अलग हो सकते हैं तो एक साथ इमरजेंसी लग सकती है। यही वजह है कि 75 में इमरजेंसी अलग से लगी थी। ठीक है, तो 65 में क्यों नहीं लगी? इस वजह से। 75 में क्यों लगी? क्योंकि कारण अलग अलग है। जब दो अलग अलग कारण होते हैं तो एक साथ दोनों इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और 99 में क्यों नहीं लगी? क्योंकि सर उस समय कारगिल का युद्ध था, भारत के राष्ट्रपति को लगा ही नहीं कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, तो इसलिए सर नहीं लगा। यह है आपका आर्टिकल 352। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बच्चे पूछिए। जल्दी पूछिए भैया। आर्टिकल 356 जो कहता है कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन।
कि एक राज्य, हरियाणा की बात कर लेते हैं, अगर वो राज्य संविधान के अनुसार कार्य ना करे, अगर कोई भी राज्य संविधान के अनुसार कार्य ना करे तो उस राज्य में शासन लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि संविधान के अनुसार कोई राज्य कैसे काम करता है। जैसे संविधान ने गाइडलाइंस बनाई है, भाई अगर किसी राज्य सरकार को चलना है तो उस राज्य सरकार के पास मेजोरिटी यानी बहुमत होनी चाहिए, बिना बहुमत के तो सरकार बन नहीं सकती, तो बहुमत वाली सरकार हो, एक तो संविधान ये कहता है, तभी आप सरकार बना पाओगे। दूसरा, वो जो सरकार होगी ये राज्य अच्छे से काम करे, इसलिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी संविधान के अनुसार बताया हुआ कार्य है। ठीक है, इसी संविधान में बोला गया है कि जो जीजाजी कहें वही आप करें, यानी जो केंद्र कहे तो राज्य को वो बात माननी पड़ेगी। रहेगा वो राज्यों को मानना होगा, यानी केंद्र के जो कहे नहीं, जो केंद्र का कानून होगा वो राज्यों को मानना होगा। बात ये है, एक तरीके से केंद्र को अपनी शक्ति दे रखी है कि भाई आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, और राज्य को अपनी शक्ति दे रखी है कि भाई साहब आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। ये डिपेंड करता है कि अपने अपने शक्ति का प्रयोग कीजिए, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन अगर केंद्र कोई कानून बनाता है जो राष्ट्र हित में है तो राज्य के पास ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे फॉलो कराए। अगर ये जो कार्य जो संविधान के अनुसार दिए गए हैं ना करे तो सर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन लग जाने का मतलब है कि जो राज्य की जो सरकार है वो खत्म हो जाती है, और जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक राज्यपाल उस राज्य को चलाएगा। तो राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए किसने कहा कि यानी ऐसी परिस्थिति पैदा होगी उस राज्य में कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़े? तो संविधान ये कहता है कि या तो राष्ट्रपति को खुद से ही ऐसा लग जाए कि भाई ऐसा सिचुएशन पैदा हो गई है तो राष्ट्रपति खुद भी लगा देगा, या तो राष्ट्रपति को लग जाए खुद से, जिसे आप स्वत ज्ञान कहते हैं कि खुद से ज्ञान आ जाए कि हाँ हाँ यार ऐसे चीज आ गई तो लगा दो, तो राष्ट्रपति खुद भी लगा सकता है। या फिर उस राज्य का जो राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल कहे राष्ट्रपति को कि भाई साहब आप लगा दीजिए, तो लगा देगा, क्योंकि राज्यपाल तो राज्य का प्रमुख है ना। जब राज्य का प्रमुख ही कह रहा है कि सर सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है तो आप लोग को लगाना है, तो राष्ट्रपति लगा देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई सरकारी स्रोत हो, सरकारी स्रोत मतलब मैं गवर्नमेंट रिसोर्सेस की बात कह रहा हूं, मतलब ना तो राष्ट्रपति को लगा कुछ, क्योंकि राष्ट्रपति तो बिजी है दूसरे काम में, तो राष्ट्रपति को वैसे नहीं लगेगा, राज्यपाल ने भी नहीं बोला। अगर कोई सरकारी स्रोत आकर के राष्ट्रपति को ये कह दे कि भाई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी, देखिए राज्यपाल को कहने की जरूरत नहीं है, कोई सरकारी स्रोत भी आकर के राष्ट्रपति को कहे कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई सर राष्ट्रपति लगाइए, तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यानी इनमें से कोई भी कारण हो, चाहे खुद से हो, चाहे राज्यपाल को के कहने पे हो, या फिर सरकारी स्रोत के बताने पे हो, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है उस राज्य की जो सरकार है वो खत्म हो जाएगी, और जब तक राज्य सरकार नहीं आती तब तक उस राज्य को राज्यपाल चलाएगा। किसके कहने पे? राष्ट्रपति के कहने पे। जी एक तरफ से इंदिरा गांधी का टाइम राजतंत्र मान सकते हैं, राजतंत्र कैसे मान सकते हो राजेश? राजतंत्र का मतलब होता है राजा, वहां राजा तो नहीं है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, राजतंत्र कैसे कह सकते हो? नहीं मान सकते। राजतंत्र का मतलब होता है राजाओं का, रानियों का रूल चलेगा, लेकिन राजा रानियों का रूल थोड़ी है, वो तो भैया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, वो तो जनप्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सर तानाशाही, राजतंत्र नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा तानाशाही, वो तानाशाही थी। ठीक है, तो सर राष्ट्रपति शासन लगा है क्या? अरे बहुत बार लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में पंजाब में, सबसे पहला पंजाब में ही लगा। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन जो लग चुका है वो
उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लग चुका है 10-10 बार। ठीक है, कुल कितनी बार लग चुका है सर, इसकी एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है, लेकिन 125 प्लस बार लग चुका है। यानी अलग अलग राज्यों को जोड़ लें तो पूरे भारत में 125 से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं अलग अलग समय पे। राष्ट्रपति शासन जब लगेगा, यानी राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य के अंदर लगता है, तो राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? राष्ट्रपति ने। और मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से कुछ कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव कर रहा है, मतलब कार्यपालिका कर रही है। तो कार्यपालिका ने, यहां पर हमने देखा कि 1 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी थी, किसकी? 352 की। तो 360 की वैलिडिटी कितनी होगी? यहां बोला गया है 2 महीने। 2 महीने राष्ट्रपति ने अगर कह दिया किसी राज्य के संदर्भ में कि वहां राष्ट्रपति शासन, तो 2 महीने ही रहेगी। अगर 2 महीने से अगर आपको आगे चलाना है बच्चे, तो इसके लिए विधायिका का समर्थन चाहिए होगा। और विधायिका समर्थन मतलब लोकसभा राज्यसभा का समर्थन, लोकसभा प्लस राज्यसभा का समर्थन मिल गया। तो इसे आप कितने समय के लिए खींच सकते हैं? इसे सर हम 3 साल के लिए मैक्सिमम खींच सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन देखिए, नेशनल इमरजेंसी कितने साल के लिए खींच सकता था? वो इन्फिनिटी टाइम के लिए खींच सकता था। हर 6-6 महीने बाद उसे आप बढ़ाते चलिए और आप इन्फिनिटी टाइम तक ले आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही जा सकता है। कहानी खत्म। यह है 356। यहां तक बच्चों किसी तरह की कोई दिक्कत? तो चलते हैं हम लोग नए आर्टिकल पे। आर्टिकल नंबर 365। यहां देखिए क्या लिखा गया है। अगर केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को अगर राज्य ना माने, यहां बोला गया मानना पड़ेगा, अगर ना माने तो फिर सर अनुच्छेद 365 लग जाएगा। 356 कह रहा है कि संविधान के अनुसार कार्य ना करे, मतलब ये दोनों चीजें अगर ना चल रही हो तो ये 356 है। लेकिन अगर ये तीसरी चीज नहीं हो रही है तो ये 365 है। और अगर 365 फॉलो नहीं हो रही है तब भी बेटा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो 356 और 365 दोनों ही एक बात कह रहे हैं, बट 356 जिस वजह से लगेगा वो अलग है, और 365 जिस वजह से लगेगा वो अलग है। तो यानी ग्राउंड दोनों के अलग अलग है। तो यह है 356 एंड 365, दोनों ही राष्ट्रपति शासन की बात कहते हैं। चलिए सर, कहानी क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फेज में, और नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज है सर आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे अच्छी बात, आज तक एक बार भी नहीं लगी। दूसरी बात, लगती कब है? सर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बस यह है फिलोसफी वित्तीय आपात की। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जब ये होने लग जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। एक फिल्म थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बस वही समझ लो, वही है दिक्कत। सर ऐसा कब होता है? देखो, जब भारत सरकार की जो कमाई है वो घट जाए और खर्चे अगर भारत सरकार के बढ़ जाए, तो बस यही है वित्तीय आपात की दिक्कत। 1991 में ऐसी ही दिक्कत हमारी फेस हो रही थी। 1991 में दरअसल यही चीज हुई थी। लेकिन आज भारत में इस तरह की कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि भारत में आमदनी 1 रुपया है और खर्चा अठन्नी है, इसलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब बढ़िया है। लेकिन ये बढ़िया कब घटिया हो जाता है? जब ये सिचुएशन हो जाए, और ये सिचुएशन 1991 में होने वाली थी। हमारी आमदनी बहुत कम हो गई थी और खर्चे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से 1991 में वित्तीय आपात की सिचुएशन पैदा हो गई। लेकिन मनमोहन सिंह उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, और उन्होंने भारत को कहा कि अगर आपको बचना है तो एलपीजी पे जाना पड़ेगा, यानी लिबरलाइजेशन, जिसे आप लोग उदारीकरण बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन जिसे आप लोग निजीकरण बोलेंगे,
और ग्लोबलाइजेशन जिसे आप भूमंडलीकरण कहेंगे। जब आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे आपके अपने देश की अर्थव्यवस्था में, तो इससे क्या होता है कि आपके पैसे बचते भी हैं, विदेशों से पैसा आपके पास आता भी है, और जब विदेशों से पैसा आएगा तो हमारी कमाई जो अभी कम थी वो हमारी कमाई बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे ये बढ़ जाएगी तो इसका मतलब सर ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और सर मनमोहन सिंह के कहने पे ही हमने ऐसे काम किए एलपीजी, और हमने जो सोना वगैरह था वो गिरवी रखा, और गिरवी रखने के बाद हमें बहुत पैसा मिला, एलपीजी की तरफ से भी भारत में बहुत पैसा आया, और इस तरीके से भारत की स्थिति जो है वो अच्छी हो गई, और अब हमारा भारत में वित्तीय आपात जो है नहीं लगा। लेकिन अगर वित्तीय आपात लग जाए तो सर आम जितने भी कमाई जो भारत सरकार के अंडर काम करेंगे, जो राज्य सरकार के अंडर काम करेंगे, उनके जो वेतन है वो कम किए जा सकते हैं। बकायदा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भी कम किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन जो हैं वो कम किए जा सकते हैं, भी कम किए जा सकते हैं। अगर लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन ज्यादा है, कम करने तो कम कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन कम किए जा रहे हैं तो उसका मतलब बाकी सबके वेतन कम होने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो। और इसको छोड़ो, जब कोरोना आया था तो उसी समय कम कर दिए गए थे कि नहीं कर दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी कम नहीं हुई थी, भी ध्यान रख लेना। तो अगर ऐसा होगा तो सर जो भी मतलब भारत सरकार को ठीक लगे कि इससे हमारे पैसे बच सकते हैं तो वो मेजरमेंट लेंगे, वो मानदंड लेंगे और उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि भारत का पैसा बचे और हम अपने कर्ज से यानी हमारी जो खर्चे हैं उसे कम करें और आमदनी हम बढ़ाएं। ऐसा करने की कोशिश हो सकती है। चलो आगे बढ़ो। इमरजेंसी किसने लगाई? राष्ट्रपति ने लगाई। तो इमरजेंसी जो भारत का राष्ट्रपति लगाएगा कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? सर 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगर मुझे इसके आगे बढ़ाना है तो इसके आगे बढ़ाने के लिए सर लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए, यानी विधायिका का समर्थन चाहिए, और विधायिका का समर्थन मुझे इन 2 महीनों के अंदर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन विधायिका का समर्थन मिल गया तो फिर सर जैसे ही समर्थन मिला वैसे ही आप इसे इन्फिनिटी टाइम तक ले जा सकते हैं। अब आप समझिए, पहले कंसेप्ट पे हम देख रहे थे कि आप इसे इन्फिनिटी टाइम तक ले जा सकते हैं 352 को, लेकिन हर बार विधायिका को 6-6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे केस में 356 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति शासन में पहले 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा, विधायिका ने समर्थन दे दिया तो मैक्सिमम 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तीसरे केस में हम देखा कि राष्ट्रपति ने अगर इमरजेंसी लगा ली तो पहले 2 वैलिड के लिए वैलिड रहेगा, विधायिका ने समर्थन दे दिया तो इन्फिनिटी टाइम के लिए, यानी इसको बार बार 6-6 महीने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक एक बार भी ये नहीं लगा। यह है कहानी बच्चे वित्तीय आपात की। तो हमारा जो इमरजेंसी का जो टॉपिक है बच्चे वो हो गया है खत्म। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट के नहीं होगा? बिल्कुल होगा डियर पिंकी, प्रेसिडेंट की सैलरी भी कम होगी। सबकी सैलरी कम होगी। केंद्र सरकार के जितने काम कर रहे हैं पागड़ बिल्ले, सबकी सैलरी कम होगी। और अगर उससे भी काम ना चले तो राज्य सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी भी कम होगी। अगर आप हरियाणा एसएससी में लग जाते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो आपकी सैलरी भी कम की जा सकती है। और यही नहीं, अगर वित्तीय आपात लग गया तो सर जो टैक्स होते हैं ना, टैक्स, अब जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं, हो सकता है इनकम टैक्स बढ़ जाए। सर जो बिस्कुट खरीदते हैं हम लोग 5 रुपए का पार्ले जी, हो सकता है वो 500 रुपए का हो जाए, यानी टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे ताकि जिसके पास पैसा है वो दीजिए और हमारी कमाई को बढ़ाइए। ये होता है इमरजेंसी का कंसेप्ट। तो 352 से 360 हम लोगों ने कर लिया बच्चे। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? भारत के उपराष्ट्रपति की तरफ।
चलिए बढ़िया आगे। अब बढ़ते हैं बच्चे उपराष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति का टॉपिक कर लिया तो आपने समझ लीजिए उपराष्ट्रपति का भी एक तरीके से टॉपिक कर ही लिया। राष्ट्रपति में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, इसी तरीके से अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना होगा उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। राष्ट्रपति में पढ़ते थे बच्चे हम लोग 35 LOC, है ना। यहां पर आप क्या कहेंगे 35 ROC। राष्ट्रपति में LOC और उपराष्ट्रपति में ROC। 35 तो सर उम्र हो गई कि कम से कम उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। C से सिटीजन हो गया, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। O से लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पढ़ लेना भाई, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और लोकसभा के सदस्य बनने की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, लोक प्रेसिडेंट था, और यहाँ R लिखा गया मतलब लोकसभा की जगह भी इसे राज्यसभा कर दो, काम खत्म। ये पूरा कर लिया जिस व्यक्ति ने, उसके साथ साथ इस व्यक्ति को समर्थन मिलना चाहिए, किससे, जो इसके उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं सर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग लेती है। इसलिए लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य, टोटल सदस्य मेरे पास हो गए 790। इस 790 में से जो शुरुआती 20 होंगे उनको हम प्रस्तावक कहेंगे, और जो बाद के 20 होंगे उनको हम अनुमोदक कहेंगे। और इस तरीके से टोटल 40 लोगों के समर्थन इस व्यक्ति को अगर मिल जाए, कहां से, सांसदों से, तो फिर ये व्यक्ति जाएगा सीधे किसके पास, चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग को कहेगा कि सरकार मेरा नाम लिखिए, चुनाव आयोग इसका नाम लिखेंगे और इससे मांगेंगे 15,000 रुपए, जो कि जमानत राशि होगी। तो ये जमानत राशि दे दी सर। अब होगा सर इसका चुनाव। चुनाव कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सर सारे सदस्य मिलकर के, राष्ट्रपति में क्या पढ़ते थे डियर जी, राष्ट्रपति में पढ़ते थे केवल निर्वाचित, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या पढ़ते हैं, सारे सदस्य। सारे सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे सर। सारे सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। सारे सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कितने तरीके से होगा, याद कीजिए राष्ट्रपति का इलेक्शन हमने कितने मेथड से किया था, उपराष्ट्रपति का मेथड भी वही होगा। राष्ट्रपति में पढ़ते थे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन अप्रत्यक्ष है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी अप्रत्यक्ष है। दूसरा पॉइंट पढ़ते थे राष्ट्रपति का इलेक्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, वाइस प्रेसिडेंट में भी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होगा। और यहाँ तीसरा पढ़ते थे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन एकल हस्तांतरण मत से होगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन भी एकल हस्तांतरण मत से होगा, और जो टोटल वोट का 50% +1 पे आ जाएगा वही उपराष्ट्रपति बन जाएगा। उसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं वो कर चुका हूं। राष्ट्रपति वाला टॉपिक जाके देख लेना जिसने नहीं देखा तो। अब सर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, बन गया उपराष्ट्रपति। जैसे ही उपराष्ट्रपति बना, संविधान का अनुच्छेद 69 अप्लाई हो गया, जो कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट, उसको शपथ दिलाई जाएगी, और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। जैसे ही उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया, शपथ लेने के साथ ही उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल मिल जाएगा सर। और इसके साथ जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बना, कार्यकाल तो 5 वर्ष, और साथ साथ सर भारत का संविधान का अनुच्छेद 64 भी अप्लाई हो जाएगा। 63 में तो उपराष्ट्रपति होगा, 64 क्या कहता है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। समझ में आ गई कहानी, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, यानी चेयरमैन होगा। तो आर्टिकल 69 ये कहता है कि हम राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, जो कि प्रेसिडेंट दिलाएगा। जैसे ही शपथ लेगा कार्यकाल, पहली चीज
5 वर्ष का कार्यकाल मिल जाएगा। दूसरी चीज, ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ये कहानी है उपराष्ट्रपति के साथ। तो बन गया उपराष्ट्रपति, आ गया। अब जाने की बात कहते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के का जो पद है वो कैसे खाली होगा, उसकी रिक्ति कैसे होगी। पहला केस सर, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। दूसरा केस सर, वो उसको हटा दिया जाए। और तीसरा केस सर, उसकी मृत्यु हो जाए। क्या किसी उपराष्ट्रपति के अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है? सर 2002 में कृष्णकांत उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, उसे हटा दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस्तीफा किसको देगा उपराष्ट्रपति? सर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। हटाया कैसे जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस्तीफा दिया जाए, हटाना हो या मृत्यु हो, तीनों में से कुछ भी हो जाए, पद तो खाली हो रहा है ना। और अगर पद खाली हो रहा है तो क्या होगा, याद कीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टॉपिक हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कुर्सी पे है, उपराष्ट्रपति नहीं है। अब ये बताइए, अगर उपराष्ट्रपति कुर्सी पे नहीं है तो इसकी जगह कौन आएगा? सोचो, अगर उपराष्ट्रपति कुर्सी पे नहीं है तो इसकी जगह कौन आएगा? क्या कहता है लॉजिक? सर पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति के काम कितने। सर उपराष्ट्रपति का 2 काम है। पहला काम अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति अपनी जगह नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, एक। दूसरा अनुच्छेद 64 कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति होगा राज्यसभा का। बोलो हाँ या ना? 2 ही तो काम होते हैं उपराष्ट्रपति के, ये राज्यसभा है। लेकिन राज्यसभा ने पता क्या किया? राज्यसभा ने कहा कि अगर किसी वजह से सभापति अपनी कुर्सी पे ना हो तो राज्यसभा के किसी एक व्यक्ति को हम उठा करके उपसभापति बना देंगे, और जो उपसभापति होगा, सभापति ना होने की सूरत में वो सभापति बन जाएगा। ले भाई, काम तो उपराष्ट्रपति के 2 थे, एक 65 जिसमें राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होने पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, और दूसरा 64 सभापति राज्यसभा का होगा। लेकिन वहीं पे ये बात बोल दी गई कि अगर सभापति अपनी कुर्सी पे ना हो तो उपसभापति सभापति बन जाएगा। तो बच्चे, अगर उपराष्ट्रपति अपने कुर्सी पे नहीं है तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा सर, क्योंकि ये ना हो तो फर्क पड़ता है, ये ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह किसी को आने की जरूरत नहीं है। तो उपसभापति ने काम संभाल लिया और ये काम तो चल ही रहा था। याद कीजिए, राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे नहीं है तो कितने दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भरना था? 6 महीने के अंदर अंदर, है कि नहीं? यहाँ 6 मंथ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति का पद भरना होगा। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दीजिए, एज सून एज पॉसिबल। पद का भरा जाना तो आप कितने दिनों के अंदर अंदर भरेंगे? तो आप कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल, मतलब सर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये पद भर दीजिए, हाँ या ना? हाँ सर, ये हो गई बच्चे कहानी हमारी पूरी। तो हमने देख लिया कि उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे ना हो तब क्या होगा। हटाना हमें पढ़ना है अभी, इस्तीफा और मृत्यु हमने देख ली। अभी सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे। अब मुझे इस उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो अगर हटाना है तो कोई ना कोई तो कारण आप दोगे ना कि हम उपराष्ट्रपति को इस वजह से हटाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास वो कारण है तो आप इस प्रस्ताव को सबसे पहले कहां लेकर के आएंगे? सर इस प्रस्ताव को सबसे पहले हम राज्यसभा में लेकर के आएंगे। याद कीजिए, राष्ट्रपति पे जब आप महाभियोग लगा रहे थे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही लाया जा सकता था ना प्रस्ताव। आप पहले कहीं भी ले आइए, आप लोकसभा में लाना चाहते हो लोकसभा में ले आइए, राज्यसभा में लाना चाहते हो तो राज्यसभा में ले आइए। लेकिन अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव आएगा राज्यसभा के सामने। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय देगी। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यसभा उपराष्ट्रपति को
14 दिन का समय देगी कि भैया 14 दिन के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों किया, क्योंकि कोई ना कोई तो वजह होगी ना हटाने की, तो उससे हम उसका कारण पूछेंगे। 14 दिन के बाद उसे हम राज्यसभा में बुलाएंगे। राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा ने पूछा कि भाई क्या कारण था, तो राज्यसभा को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राज्यसभा को संतुष्ट नहीं कर पाए, और अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो राज्यसभा बोलेगी चलो भाई इसे हटाओ। तो राज्यसभा ने सर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास कर दिया। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है भैया? मेजोरिटी के मैंने 4 टाइप्स बताए थे, वो चारों टाइप्स आप देख लेना। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है सर कुल बहुमत माइनस में वैकेंसी, रिक्ति, और डिवाइड कर देंगे 200 प्लस कर देंगे बस। इससे राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, तो राज्यसभा ने इस बिल को भेजा किसके पास? लोकसभा के पास। लोकसभा के पास 2 ऑप्शन, या तो इसे पास करे या इसे रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट कर दिया तो उपराष्ट्रपति के ऊपर यह प्रस्ताव खत्म, उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे बना रहेगा। लेकिन अगर पास कर दिया तो इसे कहेंगे सर साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति का यह बिल पास हो गया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, दोनों ने ही पास कर दिया, उपराष्ट्रपति खत्म। ठीक है, तो यह है बच्चे उपराष्ट्रपति के आने से लेकर के जाने तक का सफर। पर यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए। आज की कहानी को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी को पूछना है तो पूछिएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं, फिर ठीक है बच्चे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।